तो गाइस स्वागत है आपका हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 1 के पार्ट 2 पे। ये लास्ट पार्ट ही होगा, गारंटीड है इसका। और लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा था वो था मॉडल्स, एसडीएलसी मॉडल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एक या दो मॉडल देखने को तो जरूर 101% मिलने वाले एग्जाम में। तो आज हम इन्हीं मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट मॉडल आपका बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, अगर 2 मार्क्स में आ भी गया तो चलो आपको आइडिया तो होगा कि होता क्या है। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में सिंपली कुछ नहीं होता। इसमें हम कोड बिल्ड करते हैं और कोड को रिव्यू करते हैं और फिक्स करते हैं, कोड बिल्ड करते हैं फिक्स करते हैं, बस ये आइट्रेशन चलती रहती है। ये बहुत ही स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए होता है आपका, और इसमें कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिक्वायर्ड। ये आप एक तरीके से आप प्रोग्राम की तरह ले सकते हैं, जो आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है वो आपका है वाटरफॉल मॉडल। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं कि आखिर है क्या वाटरफॉल मॉडल। तो कुछ वाटरफॉल मॉडल के ये फेजेस होते हैं। पहला आता है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। थर्ड आता है डिज़ाइन, फोर्थ कोडिंग एंड टेस्टिंग, फिफ्थ आता है आपका इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, एंड लास्ट आता है आपका मेंटेनेंस। तो चलो इसे याद करने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। ये एच मॉडल से कैसे अलग है। एच अगर आप मॉडल देखो तो इसमें आपका आता है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। और वहाँ पे आपका कोडिंग एंड टेस्टिंग आपका इंटीग्रेट हो जाता है और एक एक्स्ट्रा टेस्टिंग जुड़ जाती है जो कि है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो वाटरफॉल मॉडल में मैं आपको फिजिबिलिटी स्टडी ये सब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलो आपको मैं थोड़ा एक रिव्यू सा दे देता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी में आपकी सिंपली टेक्निकल और फाइनेंशियली फिजिबल आपका प्रोजेक्ट है नहीं, ये देखा जाता है कि आपको वो विद इन टाइम बन सकता है, या जो रिसोर्स एलोकेशन है आपके वो रिसोर्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो फिजिबिलिटी में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सिंपली जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो देखी जाती है, वो फुलफिल हो पाएगी या नहीं देखा जाता है। उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ISRS डॉक्यूमेंट बनता है जो कि आपका आगे फर्दर यूनिट में डिटेल में भी आने वाला है। नेक्स्ट आपका डिज़ाइन में आपका जो भी आपने रिक्वायरमेंट ले ली, ये फिजिबिलिटी स्टडी होगी। अब जो आप रफली एक डिज़ाइन बनाते हो कि आप क्या प्रोजेक्ट कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं। ईआर मॉडल के थ्रू बना सकते हो, फ्लो चार्ट मॉडल के थ्रू बना सकते हो, डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। बहुत वे है डिज़ाइन करने के। फिर उस डिज़ाइन के कोरस्पॉन्डिंग आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उनकी कोडिंग करते हो और टेस्टिंग करते हो। तो यहाँ पे आपकी टेस्टिंग है, यहाँ पे भी टेस्टिंग है। तो ये दो टेस्टिंग में आपका डिफरेंस क्या हुआ। तो यहाँ पे आप कोडिंग करते हो और जो टेस्टिंग करते हो यहाँ पे होती है यूनिट टेस्टिंग। यहाँ पे आपकी होगी यूनिट टेस्टिंग और यहाँ पे आपकी होगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यानी कि यहाँ पे जो आपने मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है तो अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग टेस्टिंग होगी। तो उसे कहते हैं, एक मॉड्यूल पे अगर एक टेस्टिंग होती है उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। और इस पार्ट में आप जब सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दोगे, जब सारे मॉड्यूल्स आपके करेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगी, जब उन्हें टेस्टिंग के लिए लेकर जाया जाएगा उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। और पूरे सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है तो सिस्टम टेस्टिंग। एंड लास्ट मेंटेनेंस। आपको अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन चुका है तो उसको टाइम टू टाइम आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, फंक्शनैलिटीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, नए फीचर्स उसमें ऐड करने पड़ेगी। तो आता है मेंटेनेंस में। और इसमें अगर आपका एक आता आइट्रेटिव मॉडल, अगर आइट्रेटिव मॉडल आया तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आइट्रेटिव मॉडल में कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम यही है, बस आपको आइट्रेटिव मॉडल में एक एरो ऐसे कर देना है, यहाँ पे भी एक एरो ऐसे कर देना कि आइट्रेटिव मॉडल में जो हमारा फीडबैक पिछले फेजेस से लिया जा सकता है बार बार। तो आइट्रेटिव मॉडल में सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज में थोड़ा चेंजेस आएगा, बाकी आइट्रेटिव मॉडल सेम है। आइट्रेटिव का हो या आइट्रेटिव वाटरफॉल मॉडल का हो। तो बात करें इसके एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस क्या है इसके। तो सबसे अच्छा एडवांटेज इसका ये कि सिंपल है, सिंपल और इजी है। वाटरफॉल मॉडल सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी है, और ये पहले यूज़ किया जाता था। अब तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आ चुके हैं, और आज के ज़माने में तो एजाइल मॉडल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है। तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे एडवांटेज है इसका सिंपल एंड ईजी है, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज़ होता है क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं होता। अगर इसमें आपने यूज़र ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट यहीं बता दी तो कोई वापस फीडबैक नहीं होगा, यूज़र को अब इंटरेक्शन होगा लास्ट में सिर्फ मेंटेनेंस में जाके। अब बाद में पता चलेगा जो यूज़र ने कहा था उस हिसाब से बना या नहीं,
इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो चलो इसका डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसका लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फेजेस, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यूज़र का। एक फेज से अगर स्टार्ट हो गया तो लास्ट फेज पे जाके रुकता है और बीच में कोई यूज़र इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें नो फीडबैक आप बोल सकते हैं, नो पैरेललिज्म और रिजिड, इन दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब कैसे कि अगर आपका कोई भी फेज फिजिबिलिटी स्टडी से अगर आपका इस फेज में आ गया प्रोजेक्ट, तो ये वो इस फेज में रहेगा और डिज़ाइन आपका कोई वर्क नहीं हो रहा होगा डिज़ाइन में, कोई वर्क नहीं हो रहा होगा दूसरे फेजेस में। मतलब कि अगर आपका एक फेज में काम हो रहा है तो दूसरे फेजेस आपके आइडियल बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे। कोई पैरेललिज्म नहीं है कि एक फेज में काम चल रहा है तो दूसरा फेज भी पैरेलल काम करे। तो टाइम वेस्टिंग भी इसमें आप कह सकते हो। हाई रिस्क होता है, यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो सिंपली आप गलत प्रोजेक्ट बना के दोगे, गलत सॉफ्टवेयर डेवलप करके दोगे। 60% एफर्ट इन मेंटेनेंस, वही बात कि यूज़र का कोई नहीं है तो मेंटेनेंस में ही पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट सही बना है नहीं, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, 60% एफर्ट लगता है। डिजिट आपको मैंने ये बता दिया कि आउटपुट ऑफ ईच फेज इज प्री रिक्वेस्ट फॉर सक्सेसिव स्टेज। इसका इनपुट हमेशा पहले वाली स्टेज के आउटपुट पर डिपेंड करेगा। तो सेकंड है हमारा मॉडल प्रोटोटाइप लाइफ साइकिल मॉडल। ये जितने भी मैं मॉडल पढ़ाने वाला हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो चलो प्रोटोटाइप लाइफ साइकिल मॉडल को पढ़ते हैं। इसका बेसिक आइडिया क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल में हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी कि एक डमी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम डिलीवर करते हैं, प्रोजेक्ट को दिखाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं डमी फ़ोन पड़े रहते हैं और ऐसे हम डमी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और उस डमी प्रोडक्ट में कोई मतलब कोई ब्यूटी ऐड नहीं करी होती, सिर्फ फंक्शनैलिटी होती है। वो क्लाइंट देखता है हाँ भाई ये फंक्शनैलिटी चाहिए या नहीं, अगर उसे कुछ अपडेशन चाहिए तो उसमें फिर अपडेशन करते हैं, फिर उस क्लाइंट को देते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन पढ़े आप, प्रोटोटाइप इज अ डमी और पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट हैज डायरेक्टेड फंक्शनैलिटी, सिर्फ फंक्शनैलिटी होती है बट लो रिलायबल एंड लो परफॉर्मेंस। उसमें मतलब हम तरीके से हम रफली प्रोडक्ट जो है कस्टमर को देते हैं, उसे दिखाते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा चल जाएगा या नहीं, ये कस्टमर देखता है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ रियल टाइम, अगर आप कोई वेबसाइट बनाने वाले हो और अगर आपको कोई कस्टमर के लिए वेबसाइट बनानी है तो आप तुरंत के तुरंत उसमें HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से आपने कोड लिखा, आपने यूज़र को दिखा दिया, उसमें कोई आपने CSS ऐड नहीं करी, बस यूज़र को देख रहा है कि ऐसे फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं, यहाँ पे फंक्शन सही रहेगा या नहीं। CSS तो बाद का काम है, पर पहले चेक करना है कि फंक्शन कौन से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके हम फेजेस की बात करें तो पहला फेज इसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उन्हें चाहिए प्रोजेक्ट में। उसके बाद हम उसका एक क्विक डिज़ाइन डेवलप करते हैं और क्विक डिज़ाइन जो हम बनाते हैं, रफली डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के बेस पे हम एक प्रोटोटाइप, उसका डमी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर कस्टमर उस प्रोटोटाइप को देखता है, फिर कस्टमर उस डमी जो हमने बनाया उसे देखता है, इवेल्युएट करता है। अगर कस्टमर चाहता है कि इसमें चेंजेस हो कुछ तो फिर वो उसे रिफाइन रिक्वायरमेंट्स देता है, फिर हम उसके बेसिक क्विक डिज़ाइन बनाते हैं और ऐसे ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। जब फाइनल हो जाता है हमारा प्रोटोटाइप कि हाँ ऐसी प्रोटोटाइप की तरह बनाना है, तो हम फिर अपना जो मेन प्रोजेक्ट है उसे डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, फिर उसमें टेस्टिंग होती है एंड देन मेंटेनेंस होती है। अब बात करें प्रोटोटाइप, हम प्रोटोटाइप भी दो तरीके के बना सकते हैं। जैसे कि ये पहले एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट प्रोटोटाइप मॉडल और दूसरा थ्रो अवे प्रोटोटाइप मॉडल। एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, जो हम प्रोटोटाइप बनाते हैं बार बार जब भी कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट चेंज करनी होती है, जो हमने पहले प्रोटोटाइप बनाया उसमें ही अपग्रेड करते हैं, उसमें ही अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट। और नेक्स्ट आता है थ्रो अवे प्रोटोटाइप मॉडल, यानी कि हम पहले प्रोटोटाइप हमने बनाया और कस्टमर को दिया, उसे पसंद नहीं आया, उसे कुछ चेंज चाहिए तो हमने उसे थ्रो कर दिया, फिर एक और नया बनाया सॉरी। तो ऐसे हम करते करते कई सारे प्रोटोटाइप बना लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि मोर यूज़र इन्वॉल्वमेंट, हम बार बार कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आपको भाई पसंद आया है नहीं, ऐसे आपके एरर के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे अगर हम कस्टमर से बार बार इन्वॉल्वमेंट होता रहा कस्टमर का। और इसका एडवांटेज है रिक्वायरमेंट बिकम मोर क्लियरली, हमें कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से समझ आएगी। एक बार में समझ नहीं आती कभी कोई बात, हमेशा बार बार इंटरेक्ट करना चाहिए। कस्टमर के दिमाग में अगर कोई चेंजेस है तो वो भी साथ साथ बताता रहेगा। रिजल्ट इनटू एन एक्यूरेट प्रोडक्ट का मिलने के काफ़ी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज यूज़र कॉन्फिडेंट बाय अर्ली असाइनमेंट। अगर हम यूज़र को बार बार
प्रोटोटाइप बना के देता रहेगा तो भाई वो भी खुश हो जाएगा, उसका भी मोटिवेशन हाई हो जाएगी कि हाँ मेरा प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, जल्दी जल्दी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। बात करें इसके डिसएडवांटेज की तो इसमें टाइम और कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी, बार बार आप प्रोटोटाइप बनाओगे तो उसकी कॉस्ट तो आएगी, और इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होगा कि बार बार आप डमी प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। तो ये तो गाइस ये फिजिबिलिटी स्टडी की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख रखी है, अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सारे मॉडल है, तो नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में क्या होता है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम इसकी। दी वर्जन इज नोन एज सक्सेसिव वर्जन मॉडल, सिस्टम ब्रेक डाउन सेवरल मॉड्यूल्स और फंक्शनल यूनिट एंड इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंटेड एंड डिलीवर्ड। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले प्रोडक्ट का मॉड्यूल कुछ सब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम जल्दी जल्दी अगर हमें प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो हमने पहले प्रोडक्ट दे दिया, अब टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहेंगे और कोई चेंजेस करने हैं, पहले हमने ए प्रोडक्ट डिलीवर करा, फिर ए के साथ हमने उसमें बी अपडेशन कर दिए, फिर ए के साथ फिर बी, फिर उसमें और अपडेशन करते, टाइम टू टाइम हम अपडेट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने अर्ली प्रोजेक्ट रिलीज़ कर दिया, मतलब प्रोजेक्ट अगर किसी को वेबसाइट जल्दी चाहिए हमने उसे एकदम तुरंत की तुरंत रफली जो मेन अभी काम है, अभी उन्हें काम पेमेंट का नहीं है, अभी उन्हें काम कुछ और का है, लॉगिन का है या वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का, तो हमने पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं डाला, लॉगिन वाला डाल दिया, फिर कुछ टाइम बाद हमने पेमेंट वाला ऑप्शन भी इंप्लीमेंट करके दे दिया। तो इससे हमारा अर्ली रिलीज होता है प्रोजेक्ट का। तो चलो इसके एडवांटेज देखते हैं। अर्ली डिलीवरी ऑफ पोर्शन ऑफ द सिस्टम इवन टू सम ऑफ द रिक्वायरमेंट आर नॉट येट डिसाइडेड। अभी सारी रिक्वायरमेंट हमारी डिसाइड हुई लेकिन हमने अर्ली रिलीज कर दिया। कोर मॉडल टेस्टेड थ्रूली रिड्यूसिंग चांस ऑफ एरर्स। तो हम क्या करते हैं, हमने स्मॉल पार्ट ए बनाया, उसके हमने टेस्टिंग कर ली, फिर हमने बी बनाया, उसकी टेस्टिंग कर ली। ये नहीं कि हमने पूरा बना के टेस्टिंग करी, हम आधा आधा बना के थोड़ा थोड़ा बना के उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारे चांस ऑफ एरर भी डिक्रीज हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फॉर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सब डिवाइडेड और इम्प्लीमेंट। सारी प्रॉब्लम्स हमारी सब डिवाइडेड नहीं हो सकती, इसमें सारी प्रॉब्लम्स में ये मॉडल काम नहीं कर सकता। और सेकेंड है यूज ओनली फॉर लार्ज प्रॉब्लम विच इजी डिवाइडेड टू मॉड्यूल। ओनली लार्ज प्रॉब्लम्स के हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज प्रॉब्लम में हमारी मॉड्यूल्स में डिवाइड हो सकती है। वो प्रॉब्लम जो हमारी मॉड्यूल्स में डिवाइड ही नहीं हो सकती तो हम उन्हें उसमें एवोल्यूशनरी मॉडल यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा स्पाइरल मॉडल। जहाँ पे भी स्पाइरल मॉडल का नाम आए बस आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है, रिस्क। जिस भी प्रोजेक्ट में आपको रिस्क हैंडलिंग ज़्यादा प्रायोरिटी है आपकी, तो वहाँ पे यूज़ करोगे स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल में कुछ फेजेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व रिस्क, डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। पहले हम देखते हैं कि हमारा ये एक तरीके से आपका पहली स्टेज होगी कि हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं और कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी अब साथ साथ रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिजिबिलिटी स्टडी में बताया था। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी उसमें आने वाले रिस्क है उन रिस्क को रिजोल्व करते हैं कि इसमें बार बार हमारा रिस्क जो होगा वो रिजोल्व होगा। नेक्स्ट करते हैं, अगर रिजोल्व रिस्क हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है कि हम यहाँ पे रिस्क, अगर रिजोल्व रिस्क के बाद हमारा नेक्स्ट फेज है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। अगर कहीं रिस्क था और फिर हम उसे रिस्क को करेक्ट करने के चक्कर में हम उसको नेक्स्ट वर्जन निकालते हैं प्रोडक्ट का, फिर हम दिखाते हैं, फिर रिव्यू करते हैं कि हमारा अब तो कोई रिस्क नहीं है, अगर रिस्क है तो हम फिर दोबारा नेक्स्ट फेज में जाते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसमें रिस्क हैंडलिंग होती है। रिस्क इसमें अच्छे से अगर नहीं हुआ तो बार बार हम रिस्क करते रहेंगे, रिस्क हमारा कब तक जा नहीं रहा, रिस्क हम चेक करते रहेंगे। तो मेन है इसका पार्ट रिस्क हैंडलिंग। नेक्स्ट रेडियस ऑफ स्पाइरल, जितना ज़्यादा इसका रेडियस होगा इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, उतना बार हम कोड को रिव्यू करेंगे, उतना बार हम प्रोजेक्ट को देखेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। और एंगुलर डायमेंशन बताती है कि हमारी प्रोग्रेस भी उसी हिसाब से बढ़े जा रही है, जितनी ज़्यादा एंगुलर डायमेंशन होगी उतनी हमारी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, और इसे हम मेटा मॉडल भी कहते हैं। तो चलो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। तो बात करें इसके एडवांटेज की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका रिस्क हैंडलिंग हो जाती है, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। एडवांटेज क्या होता है इसमें, ये कि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है
और बार बार हमें रिव्यू करना है, तो बार बार इसको रिस्क हैंडलिंग के लिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से एक्सपेंसिव होता है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा ही रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मैंने आपको आज 6 मॉडल पढ़ाया। 6 मॉडल कैसे? 4 मॉडल मैंने वाटरफॉल मॉडल से लेके यहाँ तक 4 मॉडल पढ़ा दिए। वाटरफॉल मॉडल से पहले मैंने आपको एक छोटा सा मॉडल भी पढ़ाया था, याद होगा तो। और मैंने एक आइटरेटिव मॉडल भी बताया था मैंने वाटरफॉल मॉडल में। उसका बस एक एडवांटेज एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है कि उसमें हमारा यूज़र इन्वॉल्वमेंट होता है, फीडबैक फीचर होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल शॉर्ट्स नोट फॉर यू पे मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।